इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग हरियाणा लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा या परीक्षा 2020 में आयोजित की गई थी का पेपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। आगामी हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे और इसके अलावा रिवीजन के लिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ से जो प्रश्न लिए गए हैं वह टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं। 1 नंबर प्रश्न है, भारत में सकल मूल्य वृद्धि जीवीए निकालने के लिए निम्न में से किसको सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से घटाया जाता है। तो वस्तुओं पर कर या अनुदान। तो भारत में सकल मूल्य निकालने के लिए वस्तुओं पर कर एवं अनुदान दोनों को जीडीपी से घटाया जाता है। सीएसओ द्वारा 2015 में नई घोषणा की गई थी कि जीडीपी की गणना के लिए सकल मूल्य वर्धित ग्रास वैल्यू एडेड जीवीए के अनुमान के लिए साधन लागत के बजाय मूल्य कीमतों बेसिक प्राइस को प्रयोग में लाया जाएगा। अब जीवीए निकालने का जो इसमें फार्मूला बताया गया, जीवीए एट बेसिक प्राइस बराबर होगा कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति प्लस परिचालन अधिशेष या मिश्रित आय प्लस मिश्रित पूंजी उपभोग प्लस उत्पाद कर और माइनस अनुदान। तो जीवीए निकालने के लिए वस्तुओं पर कर एवं अनुदान को घटाया जाएगा। वस्तुओं पर कर एवं अनुदान, तो इसमें से दोनों ए और बी सही हो जाएगा, डी आंसर सही है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, भारत में क्रोड या कोर स्फीति में सम्मिलित नहीं है। तो भारत में अगर क्रोड स्फीति में देखा जाए तो खाद्य पदार्थ ईंधन क्या सम्मिलित नहीं है। तो पहले जान लेते हैं कि कोर स्फीति किसे कहा जाता है। अगर कोर स्फीति की बात की जाए तो भारत में जब किसी अर्थव्यवस्था में लंबे समय के लिए स्फीति की दशा विद्यमान रहती है या संरचना में सुधार एवं परिवर्तन की वजह से स्फीति में वृद्धि होती है तो उसे स्थायी या कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। सामान्यतः मजदूरी में वृद्धि या लाभ की सीमा में वृद्धि की वजह से यानी लागत जन्य स्फीति जो होती है वह स्थायी प्रकृति की होती है, कोर इन्फ्लेशन उसे कहा जाता है। और इस्कटेन द्वारा जो है 1981 में गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित स्फीति को कोर इन्फ्लेशन कहा गया। तो कोर इन्फ्लेशन कहा गया किसे, गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं को जो है कोर इन्फ्लेशन कहा गया। और कोर मुद्रास्फीति को मापने के लिए सीपी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन तथा खाद्य घटकों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो कोर मुद्रास्फीति में फूड या खाद्यान्न और फ्यूल को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ए और बी दोनों जो हैं क्रोड स्फीति में शामिल नहीं किए जाते हैं। अगला है 3 नंबर प्रश्न, 2018-19 में केंद्रीय बजट में सर्वाधिक आवंटन किया गया। तो मनरेगा में जो है 2018-19 में सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया, मनरेगा ये आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सार्वजनिक बुनियादी आय अनुमानित तौर पर है। तो सार्वजनिक बुनियादी आय अनुमानित तौर पर क्या है, सार्वजनीयता बेशर्तियता एजेंसी। तो इनमें तीनों सही आंसर हैं। अगला 5 नंबर प्रश्न है, क्या है 5 नंबर, यदि 2 समासरण रेखाएं y ऑन x और x ऑन y एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो श्रृंखलाएं आपस में। तो जब 2 प्रतिपगमन रेखाएं जो हैं y ऑन x और x ऑन y पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो प्रतिपगमन रेखाएं जो हैं असहसंबंधित होंगी।
यह सहसंबंधित नहीं होंगी। तो सही आंसर ए है, असहसंबंधित या सहसंबंधित नहीं होंगी। तो ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है कीमत सूचकांक की गणना, यह सूत्र दिया गया है। इसमें कीमत सूचकांक की गणना का सूत्र किसके द्वारा दिया गया? तो यह सूत्र जो है लैस्पेयर द्वारा दिया गया सूत्र है। सी आंसर सही है। लैस्पेयर का सूत्र क्या होता है? यह सूत्र जो है लैस्पेयर का सूत्र है। अगला है काल श्रेणी प्रारूप हेतु चल माध्य का प्रयोग किसे मापने हेतु होता है? तो काल श्रेणी प्रारूप हेतु चल माध्य का प्रयोग किसे मापने हेतु होता है? तो यह प्रारूप जो होता है वह दीर्घकालीन प्रवृत्ति को मापने के लिए होता है। ए आंसर सही है। इसमें व्याख्या में क्या दिया गया है कि काल श्रेणी प्रारूप हेतु चल माध्य का प्रयोग दीर्घकालीन प्रवृत्ति को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है और दीर्घकालीन प्रवृत्तियां उपनति ज्ञात करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे चल माध्य विधि, स्वतंत्र हस्त वक्र विधि, अर्धमध्यक विधि और न्यूनतम वर्ग विधि। चल माध्य विधि जो है किसी डाटा सेट में ट्रेंड से प्रवृत्ति को समझने में मदद करने की एक तकनीक होती है। अगला प्रश्न है किसी देश की जनसंख्या पिरामिड प्रदर्शित करती है। तो किसी देश की जनसंख्या पिरामिड जो है वह पुरुष एवं महिला जनसंख्या की आयु संरचना को प्रदर्शित करती है। ए आंसर सही है। अगला है भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वृद्धि की दर सर्वाधिक रही। तो भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा जो है वह 2016-17 में रही और 2016-17 में 4.6% के आसपास रही। बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किस निकाय की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए किया गया? तो भारत में CACP द्वारा जो है कृषि मूल्य एवं लागत आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। बी आंसर सही है। और CACP की स्थापना 1965 में की गई और 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं कीमत आयोग कर दिया गया। यह आयोग जो है वसूली कीमतों तथा निर्गमन कीमतों की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है कृषि के विविधीकरण से आशय क्या है? फसल सघनता में वृद्धि, फसल के प्रतिरूप में उद्यान कृषि तथा पुष्प कृषि फसलों के पक्ष में बदलाव, कृषि से श्रमिकों को अन्य क्षेत्रों में विस्थापित करना या कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना। तो कृषि विविधीकरण से आशय जो दिए गए ऑप्शनों में है वह फसल के प्रतिरूप को उद्यान कृषि तथा पुष्प कृषि फसलों के पक्ष में बदलना है। बी आंसर सही है। अगला है 12 नंबर प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो दिए गए ऑप्शनों में तो भारत में अगर साक्षरता दर देखी जाए तो झारखंड में सबसे कम है। ए आंसर सही है 12 नंबर प्रश्न का। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता है 94%, मध्य प्रदेश में 69.3%, उत्तर प्रदेश में 67.7%, असम में 72.2% और झारखंड में 66.4% और बिहार में 61.82% साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है क्या है? अगला 13 नंबर जननांगिकी संक्रमण का अभिप्राय है। तो दिए गए ऑप्शनों में जननांगिकी संक्रमण का अभिप्राय जो है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की स्थिति की ओर बढ़ना। बी आंसर सही है। जननांगिकी संक्रमण का प्रतिपादन जो है 1929 में डब्ल्यू थॉम्सन ने किया था, किंतु इसका वैज्ञानिक प्रतिपादन जो है फ्रैंक नोटेस्टीन द्वारा 1945 में किया गया। इसलिए फ्रैंक नोटेस्टीन को जननांगिकी का जनक कहा जाता है। और जननांगिकी संक्रमण सिद्धांत में मूलतः 3 अवस्थाएं हैं, किंतु CP ब्लैकर ने जो है 5 अवस्थाओं की बात की है। 5 अवस्थाओं में प्रथम अवस्था जिसमें उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर देखने को मिलती है, द्वितीय अवस्था उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर देखने को मिलती है, तृतीय अवस्था निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर देखने को मिलती है और चतुर्थ अवस्था में जन्म दर में तेजी से कमी और यहाँ तक कि मृत्यु दर के बराबर हो जाती है और 5वीं अवस्था में मृत्यु जन्म दर से अधिक हो जाती है, मृत्यु दर जो है जन्म दर से अधिक हो जाती है। तो CP ब्लैकर जो है 5 संक्रमण की अवस्थाओं की बात करते हैं। सामान्यतः प्रजननता दर के लिए निम्न में कौन सा सत्य है? यह प्रजननता का एक वास्तविक माप है,
यह प्रजननता का एक संभाव्य माप है। यह स्त्री जनसंख्या की संरचना का एक वास्तविक माप है और यह परिकल्पित आयु विशिष्ट जन्म दर नमूने पर आधारित है। तो दिए गए ऑप्शनों में प्रजननता दर का जो अर्थ है, यह प्रजननता का एक संभाव्य माप है। बी आंसर सही है 14 नंबर प्रश्न में। अगला 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से किस वक्र का प्रयोग जनसंख्या विकास की दीर्घकालीन वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो लॉजिस्टिक वक्र का प्रयोग जो है जनसंख्या विकास की दीर्घकालीन वृद्धि प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सी आंसर में लॉजिस्टिक वक्र दिया गया है, तो सी सही है। 16 नंबर प्रश्न है। भारत कृषि की उत्पादकता में निम्न द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो भारत कृषि की उत्पादकता को किसके द्वारा? बढ़ा हुआ सार्वजनिक निवेश और बढ़ी हुई सिंचाई सुविधाओं, ए और बी दोनों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। डी आंसर सही है। भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के निम्न उपाय हैं। इन उपायों में देखते हैं सिंचाई हेतु पर्याप्त सुविधा हो तथा जल संरक्षण का बेहतर प्रबंधन हो। इसके अलावा 2 कृषि में नवीन तकनीकों का प्रयोग हो। 3 कृषि विपणन की व्यवस्था क्षेत्रीय स्तर पर हो। और 4 नंबर में है कृषि आधारित नीतियाँ क्षेत्रीय स्तर से बनाई जाएं और मृदा की जांच का बढ़ावा दिया जाए। अगला प्रश्न है। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उद्योगपतियों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया अभियान को किस तिथि से प्रारंभ किया गया? तो मेक इन इंडिया अभियान को जो है 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। ये आंसर सही है। तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है विश्व के सभी देशों में निवेश आकृष्ट करना, जिससे भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो सके। अगला है पुराने उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष जो है 1993-94 में विनिर्माण का भार 76.36% था, जो नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 में बदल कर हो गया है। तो नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जो है विनिर्माण का भारांश जो है 77.63% हो गया है। 2011-12 के आधार वर्ष के आधार पर जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में खनन का योगदान जो है वह 14.37% है। 29 वस्तुएं शामिल हैं। विनिर्माण का 77.63% है, जिसमें 80 वस्तुएं शामिल हैं। और बिजली का 1 वस्तु शामिल है। 7.99% जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में योगदान है। अब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन जो मासिक तौर पर CSO द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को मासिक आधार पर व्यक्त किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 वस्तुओं के भारांक को शामिल किया जाता है। खनन, विनिर्माण और बिजली। खनन में 29 वस्तुएं, विनिर्माण में 80 वस्तुएं और बिजली में 1 वस्तु को शामिल किया जाता है। सबसे ज़्यादा विनिर्माण का भारांश 77.63%, खनन का इसके बाद सेकेंड नंबर पर 14.37% और बिजली का 7.99% है। अगला है 19 नंबर प्रश्न। भारत में कृषि संगणना कितने अंतराल पर की जाती है? तो 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। और 2015-16 की कृषि जनगणना जो है वह 10वीं कृषि जनगणना है। कृषि संगणना 10वीं संगणना है। और कृषि संगणना कराने के लिए कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग जो है वह जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है। विश्व बैंक की 31 अक्टूबर 2018 को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के संबंध में भारत का स्थान सुधर गया है। तो भारत 77 अंक जो है सुधर गया है। अगला है लोक वस्तुएं हैं। लोक वस्तुएं या जिसे लोक वस्तु को पब्लिक वस्तु भी कहते हैं, पब्लिक वस्तु को सार्वजनिक वस्तु भी कहते हैं। तो सार्वजनिक वस्तु कैसी वस्तु हैं? अवर्जनीय प्रकृति की होती हैं। अवर्जनीय मतलब सार्वजनिक वस्तु से किसी व्यक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। उपभोग से ठीक है। उपभोग में प्रतिद्वंदिता रहित होती, हाँ प्रतिद्वंदिता भी नहीं होती, यह भी सही है। और वर्जनीय प्रकृति है मतलब हटाया जा सकता है तो हटाया नहीं जा सकता है। और वस्तु जो जनता के पास आवश्यक हो, आवश्यक भी नहीं, तो ए और दो दोनों सही हो जाएंगे। तो ए आंसर सही हो जाएगा। लोक वस्तुओं से आशय ऐसी वस्तुओं से है जिनके उपभोग का बंटवारा नहीं किया जा सकता है और जब इनकी पूर्ति होती है तो यह उस समुदाय के सभी लोगों के लिए समान रूप से होती है।
और इन वस्तुओं का संयुक्त उपभोग होता है तथा इनके संबंध में अपवर्जन सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये वस्तुएं अविभाज्य होती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत वस्तुओं की तरह इनमें जो है उत्पन्न लाभ को बाजार में मूल्य पर खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है और समाज के सभी लोग इसका उपभोग जो है बराबर रूप में करते हैं। किसी भी व्यक्ति को इनके उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वह इनके उपभोग के लिए भुगतान करे अथवा नहीं करे। अगला प्रश्न है, वन आच्छादित क्षेत्र को किस वित्त आयोग ने भारत में संसाधन के क्षैतिज आवंटन की एक कसौटी माना? तो यह माना गया था 14वें वित्त आयोग में। 15वें वित्त आयोग का जो आवंटन है उसका भारांश है महत्वपूर्ण है। तो 15वां वित्त आयोग जो है 2020 से 25 के बीच में चला और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब इसमें वन क्षेत्रफल की अगर बात की जाए 15वें वित्त आयोग में, तो कोई भारांश नहीं दिया गया है। वन क्षेत्रफल को 14वें वित्त आयोग में 7.5% जो है भारांश दिया गया था, लेकिन 15वें वित्त आयोग में वन और पारिस्थितिकी क्षेत्र को जो है 10% भारांश दिया गया है। इसी प्रकार से जननांकिकी प्रदर्शन को 12.5% भारांश दिया गया है और टैक्स के प्रयास को 2.5% भारांश दिया गया है। क्षेत्रफल के भारांश को 15% रखा गया है और जनसंख्या 2011 के भारांश को 15% रखा गया है और इसी प्रकार से जनसंख्या 1971 को हटा दिया गया है और आय अंतर जो है वह 45% रखा गया है। तो यह 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो भारत में मुद्रास्फीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? अब देखते हैं। अर्थव्यवस्था में नकद के प्रयोग में कमी, बी सौदों के डिजिटल तरीके के उपयोग में बढ़ोतरी, सी कर आधार में वृद्धि और डी जीडीपी की समृद्धि दर में वृद्धि। तो विमुद्रीकरण का उद्देश्य नहीं है, तो भारत में जो है जीडीपी की वृद्धि दर में वृद्धि जो है विमुद्रीकरण का उद्देश्य नहीं है। विमुद्रीकरण जो है 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 तथा 1000 के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा के साथ की गई थी और विमुद्रीकरण का प्रयोग जो हो किया गया था, इसमें सौदों के डिजिटली तरीके के उपयोग में वृद्धि लाने के लिए और कराधार में वृद्धि लाने के लिए किया गया। 24 नंबर प्रश्न है, जो बैंक स्वयं सहायता समूहों से संबंधित लघु वित्तीय कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं वे हैं, तो वे बैंक के वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक हैं। स्वयं सहायता वे बैंक जो स्वयं सहायता समूहों से संबंधित लघु वित्तीय कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं वे वाणिज्यिक बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक है। तो ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उर्जित पटेल समिति की मौद्रिक नीति की सिफारिश है? तो उर्जित पटेल की मौद्रिक नीति की सिफारिशों में राजकोषीय घाटे को सीमित करना, स्फीति आधार को 4% पर रखना और मुद्रा एवं पूंजी बाजार में पर्याप्त तरलता की व्यवस्था करना। 4 नंबर है, पूंजी भारतीय रुपये के विनिमय मूल्य को अपरिवर्तित रखना। तो इसमें उर्जित पटेल द्वारा जो कमेटी की सिफारिश की गई उसमें 1, 2 और 3 सही है। उर्जित पटेल कमेटी का गठन 2014 में किया गया और इस कमेटी ने क्या रिकमेंड की या क्या सिफारिश की? इनमें 4 मुख्य रूप से सिफारिशें की गई। पहली जो है, मौद्रिक नीति की संरचना के लिए मुद्रास्फीति को निर्धारित स्तर के रूप में अपनाया जाना चाहिए। RBI द्वारा नए CPI को इस प्रमुख निर्धारक तत्व के रूप में मौद्रिक नीति के लिए संचालन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए तथा इसका लक्ष्य जो है वह 6 से 2% के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा कीमतों, मजदूरियों तथा ब्याज दरों का प्रशासनिक निर्धारक जो है मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन तथा प्रभावों एवं कीमत स्थिरता के उद्देश्य के मार्ग में बाधक है। इसके समापन के लिए सरकार से एक वचनबद्धता आवश्यक है। इसके अलावा FRBM एक्ट अधिनियम 2012 पर विचार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि GDP
के अनुपात में राजकोषीय घाटे का स्तर जो है 2016-17 तक 3% तक लाया जा सके। इसके अलावा मौद्रिक नीति के निर्धारण संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया एक 5 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के द्वारा होनी चाहिए और इस समिति की बैठक सामान्यतया 2 माह में एक बार होनी चाहिए। आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के अर्धवार्षिक रिपोर्ट को लोगों के लिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तो यह जो है 4 प्रमुख सिफारिशें उर्जित पटेल कमेटी द्वारा की गई थी। अगला है 26 नंबर। हाल ही में 30 अगस्त 2019 को सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बैंक बनाने की घोषणा की है। इस विलय के बाद राज्य स्वामित्व वाले बैंकों की संख्या 18 से घटकर कितनी हो गई है? वह हो गई है 12। बी आंसर सही है। अगला किस वर्ष में रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को हस्तांतरित किया गया सर्वाधिक है? तो यह 2018-19 होना चाहिए हमारी समझ से। 2018-19 डी आंसर सही है। 2018-19 डी में दिया गया है। अब अगला देखते हैं प्रश्न। भारत में जनधन खाते की निम्न विशेषताएं हैं। तो भारत में जनधन खाते की वे बकाया खाते हैं। बी, इनमें प्रति व्यक्ति 30,000 रुपये का जीवन आवरण है और इनमें दुर्घटना की आवरण राशि 1 लाख रुपये है। तो यह सभी सही हैं। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य जो है प्रत्येक व्यक्ति को बैंक खाता खुलवाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना था। तो सही आंसर जो है डी है। अगला है 29 नंबर। भारत में राज्य सरकारें अपने सकल वित्तीय घाटे का वित्तयन अधिकांशतः करती हैं। तो भारत की राज्य सरकारें जो हैं अपने सकल वित्तीय घाटे का वित्तयन जो है वह बाजार से ऋण लेकर करती हैं। बी आंसर सही है 29 नंबर प्रश्न में। अगला 30 नंबर प्रश्न है। वर्तमान में भारत में वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के बाहर जो वस्तुएं हैं, तो वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के बाहर पेट्रोल एवं ऊर्जा है, शिक्षा है, बिजली है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगी। 1 अप्रैल 2017 को भारत में जीएसटी प्रभावी हुआ और जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है यह लागू किया गया और वर्तमान में पेट्रोल एवं ऊर्जा, एल्कोहल, बिजली पर जीएसटी जो है प्रभावी नहीं है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 31 नंबर प्रश्न है। सकल मूल्य सूचकांक पर आधारित स्फीति निम्न में से किस वर्ष में ऋणात्मक रही? तो यह स्फीति जो है 15-16 में ऋणात्मक रही है। बी आंसर सही है। अगला भुगतान संतुलन के मौद्रिक दृष्टिकोण में निम्न में से कौन सा सत्य है? यह भुगतान संतुलन को एक मौद्रिक घटना के रूप में देखता है, तो यही जो है सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। अगला प्रश्न 33 नंबर। जब राष्ट्र आयात शुल्क लगाता है तो उसका देय वक्र होगा। अक्ष जो निर्यात वस्तु का प्रमाप करता है उससे दूर खिसक जाएगा। ए आंसर सही। यह प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जब राष्ट्र आयात शुल्क लगाता है तो उसका देय वक्र क्या होगा? वह अक्ष से जो निर्यात वस्तु पर प्रमाप करता है उससे दूर खिसक जाएगा। ए आंसर सही है। बाकी इसमें ऑप्शन में कह दिया गया अक्ष जो आयात शुल्क का प्रमाप करता है उससे दूर खिसक जाएगा, यह गलत है। और नहीं खिसके, यह भी गलत है, कोई नहीं, यह सब गलत है। तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 34 नंबर प्रश्न है। भुगतान संतुलन के घाटे में निम्न में से किसके द्वारा भुगतान संतुलन के घाटे को निम्न में से किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? ए, ब्याज दर में कटौती के द्वारा, बी, पूंजी अंतर्वाह को हस्तोत्साहित करके, सी, ब्याज दर में वृद्धि द्वारा और डी, विप्रेषण पर प्रतिबंध लगाकर। तो भुगतान संतुलन घाटे को जो है ब्याज दर में वृद्धि के द्वारा ठीक किया जा सकता है। भुगतान संतुलन घाटे को निम्न के द्वारा भी सही किया जा सकता है: अवमूल्यन द्वारा, विनिमय मूल्य ह्रास द्वारा, ब्याज दरों में वृद्धि से। जब देश में ब्याज दरें अधिक होंगी तो विदेशी पूंजी लाभ कमाने के उद्देश्य से जमाओं के रूप में देश में आएंगी। तो ब्याज दर में वृद्धि के द्वारा जो है अवमूल्यन को ठीक किया जा सकता है। प्रत्यक्ष नियंत्रण के द्वारा, आयात प्रतिस्थापन की नीति के द्वारा, विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन के द्वारा और निर्यात प्रोत्साहन के द्वारा और विनिमय नियंत्रण के द्वारा जो है भुगतान संतुलन के घाटे को ठीक किया जा सकता है। 2018-19 में भारत के निर्यात किस देश में सर्वाधिक थे? तो निर्यात जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे ज़्यादा थे।
अगला प्रश्न 36 नंबर, निम्न में कौन सा सही है? तो इसमें क्या सही है? अब इसमें देखा जाए तो सही आंसर जो हो जाएगा z बराबर 3m माइनस एक्स बार हो जाएगा। z बराबर 3m माइनस एक्स बार ए आंसर में मिल जाएगा, तो ए आंसर सही है। अगला है, यदि x और y के बीच सहसंबंध शून्य हो तो क्या हो जाएगा? तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है, एक अच्छा सूचकांक वह है जो संतुष्ट करता है। तो अच्छा सूचकांक वह होता है जो समय उत्क्रमणता परीक्षण और तत्व उत्क्रमणता परीक्षण दोनों को संतुष्ट करता है। तो इसमें परीक्षण सी आंसर सही, समय एवं तत्व उत्क्रमणता परीक्षण को संतुष्ट करता है, सी आंसर सही है 38 नंबर प्रश्न का। अगला है, इसी में देखते हैं, व्याख्या में फिशर का सूचकांक जो है तत्व उत्क्रमणता परीक्षण तथा समय उत्क्रमणता परीक्षण दोनों को संतुष्ट करता है, इस कारण इसे आदर्श सूचकांक कहा जाता है। और फिशर का सूचकांक जो है लैस्पेरे के सूचकांक का गुणोत्तर माध्य है। लैस्पेरे और फिशर के सूचकांक का गुणोत्तर माध्य है। लैस्पेरे का सूचकांक जो है वह 10/0.0 से याद रखना है और फिशर का 11/01 से याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा 40 नंबर, विश्व व्यापार संगठन शब्दावली में कौन सा पीत पेटिका राज्य सहायक नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन शब्दावली में पीत पेटिका, अंबर बॉक्स सब्सिडी सहायक नहीं है। तो अंबर बॉक्स सब्सिडी में कौन सा सहायक नहीं है? अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य, बी बीजों पर सहायता, सी सिंचाई दरों पर सहायता और डी सरकारी कीट नियंत्रण लागत। तो अंबर बॉक्स सब्सिडी में सरकारी कीट नियंत्रण लागत जो है शामिल नहीं है सब्सिडी में। अंबर बॉक्स सब्सिडी व्यापार को सबसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। कोई भी सदस्य देश अपनी सब्सिडी नीति से अन्य सदस्य देशों के व्यापार हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर सकती है। अंबर बॉक्स सब्सिडी जो है वह ऐसी सब्सिडी है जो बिल्कुल मना तो नहीं है पर इसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है और इसके अंतर्गत जो है बिजली, बीज, उर्वरक, सिंचाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि जैसे इनपुट सब्सिडी शामिल है। तो इसमें जो है अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य अंबर सब्सिडी के अंतर्गत आता है, बीजों की सहायता आती है, सिंचाई दरें आती हैं, जबकि सरकारी कीट नियंत्रण जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, किसने व्यापार सिद्धांत के विश्लेषण में व्यापार तटस्थता वक्रों के उपयोग को विकसित किया? तो व्यापार सिद्धांत के विश्लेषण में व्यापार तटस्थता वक्रों का उपयोग जेई मिड द्वारा किया गया, ए आंसर सही है। नियर मनी इज करेक्टली डिफाइंड एज एन मतलब निकट मुद्रा की सही परिभाषा क्या है? तो निकट मुद्रा वह मुद्रा है, देखते हैं ऑप्शन में, पर जिसमें क्या होती है, परिसंपत्ति जिसमें 100% तरल होती है, परिसंपत्ति जिसमें मूल्य संचय कार्य नहीं करती है, परिसंपत्ति जो विनिमय का माध्यम होती है, या परिसंपत्ति जो मूल्य संचय का कार्य पूरा करता है था जिसे अल्प सूचना पर विनिमय के माध्यम के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो निकट मुद्रा डी आंसर सही है। निकट मुद्रा वह परिस्थिति है या परिसंपत्ति है जो मूल्य संचय का कार्य पूरा करता है तथा जिसे अल्प सूचना पर विनिमय के साधन में रूपांतरित किया जा सकता है। निकट मुद्रा जो है विनिमय का कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, पहले इन्हें तरलता में परिवर्तित करना होता है। तो सही आंसर मुख्य रूप से डी हो जाएगा, नियर मनी के रूप में। अगला है 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर मुद्रा आपूर्ति का सकल मौद्रिक संसाधन कहा जाता है? तो मुद्रा आपूर्ति का सकल मौद्रिक संसाधन जो है M3 को कहा जाता है। M3 को मुद्रा आपूर्ति का सकल मौद्रिक माप कहा जाता है, अर्थात M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। M3 बराबर होता है M1 प्लस बैंकों के पास लोगों की समय जमाएं। M3 के अंतर्गत बैंकों की जमा राशियों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं रहती है तथा साख नियंत्रण के उद्देश्य से भी यह अधिक उपयोगी है क्योंकि इसका संबंध जो है बैंकों की कुल जमा राशियों से है। अगला 44 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में उच्च जन्म दर हेतु जिम्मेदार सामाजिक आर्थिक कारकों में से हम किन्हें शामिल कर सकते हैं? तो भारत में उच्च जन्म दर हेतु जिम्मेदार सामाजिक आर्थिक कारकों में देखते हैं, 1 अधिक गरीबी, 2 गरीब अभिभावकों के बच्चों की उच्च मृत्यु दर, 3 अल्प आयु विवाह की मौजूदगी और विषम लिंग अनुपात। तो
उच्च जन्म दर के लिए हम किसे शामिल करते हैं? तो अधिक गरीबी उच्च जन्म दर के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा गरीब अभिभावकों के बच्चों की उच्च मृत्यु दर भी जिम्मेदार है, और अल्प आयु में विवाह भी जिम्मेदार है। तो 1, 2, 3 जो है जिम्मेदार हैं, और 1, 2, 3 विषम लिंग अनुपात नहीं है। तो 1, 2, 3 डी में दिया गया है, डी आंसर सही है। भारत में उच्च जन्म दर रहे तो जिम्मेदार जो है सामाजिक आर्थिक कारकों में अधिक गरीबी, गरीब अभिभावकों के बच्चों की उच्च मृत्यु दर, अल्प आयु, विवाह की मौजूदगी, अशिक्षा, धार्मिक एवं सामाजिक अंधविश्वास है। अगला है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किसका परिणाम है? अशोधित जन्म दर का, अशोधित मृत्यु दर का। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर जो है अशोधित जन्म दर एवं अशोधित मृत्यु दर का परिणाम है। तो यह 1 और 2 जो दोनों सही हैं, डी ऑप्शन में दिया गया है। 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 46 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, अशोधित मृत्यु दर किसे कहते हैं और अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं? यह भी बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अशोधित जन्म दर जो है किसी विशेष वर्ष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या का उस वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात को जो है अशोधित जन्म दर कहते हैं, और किसी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। तो अशोधित जन्म दर मृत्यु दर हुई। अगला, भारत सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब। तो दिए गए ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा सिंचित जो है क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से पंजाब में है। तो उत्तर प्रदेश ए आंसर, क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश में है, ए आंसर सही है। भारत में किस फसल की बुआई सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर की जाती है? तो भारत में चावल की बुआई जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में शुद्ध राष्ट्रीय आय 2011-12 की कीमतों पर की वृद्धि जो है वह सर्वाधिक रही? वृद्धि दर सर्वाधिक रही 2015-16 में। अगला है, यह करंट का प्रश्न है, इसमें हम जान लेते हैं बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं। तो अगर बैंक दर की बात की जाए तो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती जिस दर पर करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है को बैंक दर की संज्ञा दी जाती है, और बैंक दर में परिवर्तन होने पर संपूर्ण शाख प्रभावित होती है। इसी प्रकार से रेपो दर जो है अल्पकालीन वित्त की आपूर्ति है। तो व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से जिस दर पर मुद्रा प्राप्त करते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है। मतलब केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को जिस दर पर ऋण देती है उसे रेपो रेट कहा जाता है, और रिवर्स रेपो रेट तो जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से मुद्रा प्राप्त करता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और वह पैसा जो व्यापारिक बैंकें लेती हैं जिस ब्याज दर पर, उसके अलावा अतिरिक्त जो है जिस ब्याज दर पर वापस पैसा किया जाता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। 2019-20 के बजट के अनुमानों के आधार पर अनुमान बिल सर्वाधिक होने की संभावना। तो अनुमान बिल सर्वाधिक जो है खाद्यान्न सब्सिडी में रखा गया। अगला प्रश्न क्या है? 52 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष जो है वह जुलाई से जून तक है, जुलाई से जून तक। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष जुलाई से जून तक था, लेकिन आरबीआई ने हाल ही में वित्तीय वर्ष में सरकार के वित्तीय वर्ष जो है अप्रैल से मार्च की भांति किया, जिससे देश की वित्तीय स्थिरता को प्रभावी प्रबंधन मिला। लेकिन अब जो है अप्रैल से मार्च तक रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष है, ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक है, और यह जो है जालान कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। अगला 53 नंबर प्रश्न है, व्यापार की शर्तों का आशय निम्नलिखित में से किससे है? निर्यात आय से आयात व्यय का अधिक, दो राष्ट्रों के बीच व्यापार करार, निर्यात और आयात कीमतों के बीच अनुपात, वे शर्तें और दशाएं जिन पर किसी राष्ट्र को भुगतान संतुलन की कठिनाई की स्थिति में
ऋण दिया जा सके। तो व्यापार की शर्त होती है आयात का कुल मूल्य बटे निर्यात का कुल मूल्य। तो आयात का कुल मूल्य या निर्यात और आयात में कीमतों के बीच अनुपात हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। व्यापार की शर्तें जो है वह आयात का कुल मूल्य बटे निर्यात का कुल मूल्य द्वारा दिखाई जाती है। व्यापार की शर्तें जो है 7 प्रकार की हैं, जिसमें व्यापार की वस्तु विनिमय शर्त जो है टॉजिंग द्वारा दी गई, व्यापार की वस्तु विनिमय शर्त, व्यापार की आय शर्तें, व्यापार की एक घटकीय द्विघटकीय शर्तें, इसके अलावा व्यापार की वास्तविक लागत शर्तें और व्यापार की उपयोगिता लागत शर्तें हैं। अगला है 54 नंबर प्रश्न। तो 54 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। स्टोल्पर सैमुअल्सन प्रमेय की मान्यता है कि जब कभी तटकर देश के द्वारा लगाई जाती है तब देश के साधनों की वास्तविक आय निम्न प्रकार से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? दुर्लभ तथा प्रचुर साधन, दुर्लभ तथा प्रचुर दोनों साधन बढ़ेंगे, प्रचुर साधन बढ़ेंगे, दुर्लभ साधन बढ़ेंगे, दुर्लभ साधन बढ़ेंगे, दुर्लभ साधन घटेंगे, दुर्लभ साधन बढ़ेंगे। तो स्टोल्पर सैमुअल्सन प्रमेय की मान्यता जब कभी तटकर देश द्वारा लगाई जाती है तब देश के साधनों की वास्तविक आय जो होती है वह दुर्लभ साधन जो है बढ़ेंगे। इसमें क्या है? स्टोल्पर सैमुअल्सन प्रमेय के अनुसार राष्ट्र द्वारा अध्यारोपित प्रशुल्क द्वारा देश की वास्तविक आय में दुर्लभ साधन की आय बढ़ती है। अर्थात यदि व्यापार के कारण किसी एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होती है तो उस वस्तु के उत्पादन में जिस साधन को आपेक्षिक रूप से गहनता के साथ प्रयुक्त किया जाता है उसकी आय का आपेक्षिक एवं निरपेक्ष अंश बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम से व्यापारी मुद्रा उच्चावचन ह्रास की जोखिम को कम करते हैं? निम्न में से किस माध्यम से व्यापारी मुद्रा उच्चावचन ह्रास की जोखिम को कम करते हैं? तो यह हो जाएगा हेजिंग जो है के माध्यम से व्यापारी मुद्रा उच्चावचन ह्रास के जोखिम को कम करते हैं। हेजिंग का तात्पर्य जोखिम को कम करने या नियंत्रित करने से है और विदेशी विनिमय के संदर्भ में हेजिंग का आशय निर्यात जोखिम को सुरक्षित करना होता है। अगला प्रश्न है 56 नंबर। निम्न में से कौन सा समीकरण विनियोग गुणक का मान प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दिए गए ऑप्शनों में जो है विनियोग गुणक का मान प्राप्त करने के लिए 1/1 - MPC समीकरण प्राप्त किया जाता है और गुणक का मान प्राप्त करने के लिए एक समीकरण और है 1/MPS होता है। तो इसका MPS का गुणक से जो है विपरीत संबंध होता है और MPC का गुणक से सीधा संबंध होता है। गुणक की व्याख्या सबसे पहले काहन द्वारा की गई थी। काहन ने जिस गुणक का प्रतिपादन किया वह रोजगार गुणक था और इसके बाद केन्स ने जो है निवेश गुणक की बात की है। निवेश गुणक क्या होता है? निवेश विनियोग में प्रारंभिक वृद्धि तथा आय में होने वाली वृद्धि के बीच जब संबंध की बात की जाती है तो उसे गुणक कहा जाता है। के बराबर डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई। इसी प्रकार से त्वरक होता है, त्वरक बराबर डेल्टा आई अपान डेल्टा सी। त्वरक जो है उपभोग में परिवर्तन से निवेश में होने वाले परिवर्तन की बात करता है और गुणक जो है आय में परिवर्तन से विनियोग में परिवर्तन से आय में होने वाले परिवर्तन की बात करता है। अगला है 57 नंबर प्रश्न। सूची फर्स्ट में दिए गए मांग उपागमों को सूची सेकंड में दिए गए उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। तालिका सैद्धांतिक दृष्टिकोण। तो तालिका सैद्धांतिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन WJ बॉमोल द्वारा किया गया, 3 से मिलान हो जाएगा। नगद शेष दृष्टिकोण। तो नगद शेष दृष्टिकोण कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई उदाहरणा है। समविभाग शेष दृष्टिकोण। तो समविभाग शेष दृष्टिकोण जेम्स टॉबिन द्वारा दी गई अवधारणा है, सेकंड से मिलान हो जाएगा। और मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। तो मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। 4 का मिलान हो जाएगा 1 से। 4 का मिलान हो जाएगा मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दी गई अवधारणा है। तो इस प्रकार से दिए गए ऑप्शनों में 1 का मिलान हो जाएगा 3rd से, बी का मिलान हो जाएगा किससे? मुद्रा परिमाण सिद्धांत बी का मिलान हो जाएगा 4 से और सी का मिलान 2nd से
और डी का मिलान फर्स्ट से, तो सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अनुपस्थिति के तुल्य है? कर का विचलन, कर का रूपांतरण, अपवंचन, कर पूंजीकरण। तो इसमें कर अपवंचन जो है अनुपस्थितिकरण के तुल्य है, सी आंसर सही है। क्या है देखते हैं, कर अपवंचन कराधान की अनुपस्थिति के तुल्य होता है तथा यह अवैधानिक प्रक्रिया है, और कर अपवंचन से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत आय को छिपाकर अदायगी अवैध रूप से बचा ली जाती है। कर अपवंचन जैसी समस्याएं अर्थव्यवस्था के अविकसित एवं असंगठित रूप की ओर ले जाती हैं। अर्थव्यवस्था को शून्य के संदर्भ में कौन सा प्रासंगिक है? शून्य बजट के संदर्भ में कौन सा प्रासंगिक है? तो बे के प्रत्येक मद का पूर्व बजट पुनरावलोकन में चुनौती दी जाती है, सही है। बे के किसी भी न्यूनतम स्तर को प्रदत्त मान लेने की अनुमति नहीं है, यह भी सही है। और इसके अलावा प्रत्येक मद के व्यय में सीमांत वृद्धि की जाती है, नहीं है। और जब अगले वर्ष का बजट तैयार किया जाता है तो व्यय के मदों को प्रदत्त मान लिया जाता है, यह भी नहीं सही है। तो दिए गए ऑप्शनों में 1 और 2 सही है, 1 और 2 सी ऑप्शन में सही है। और शून्य आधारित बजट की अगर बात की जाए तो 1970 में पीटर ए पायर द्वारा शून्य आधारित बजट जो है की अवधारणा दी गई थी। शून्य बजट में जो है बजट संबंधी अनुमान शून्य से प्रारंभ किए जाते हैं तथा गत वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, और इसके अंतर्गत कार्य इस आधार पर प्रारंभ किया जाता है जब तक कि प्रत्येक रुपये की मांग का किसी भी कार्य अथवा परियोजना का औचित्य नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एकाधिकार में अर्जित लाभों पर लगाया गया कर। एकाधिकार में अर्जित लाभों पर लगाया गया कर आगे खिसकाया जा सकता है, पीछे खिसकाया जा सकता है, आंशिक रूप से आगे और आंशिक रूप से पीछे खिसकाया जा सकता है, खिसकाया नहीं जा सकता है। तो एकाधिकार में अर्जित लाभों पर लगाया गया कर जो है वह खिसकाया ही नहीं जा सकता है, तो सी आंसर डी आंसर सही है 60 नंबर प्रश्न में। क्या है, एकाधिकार में अर्जित लाभों पर लगाया गया कर खिसकाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जब एकाधिकार पर प्रति अवधि एक मुश्त कर लगाया जाता है तो इस दशा में कर विवर्तन संभव नहीं होता है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, यह धारणा कि आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगा कहलाता है, तो इसको ट्रिकल डाउन प्रभाव कहा जाता है, ए आंसर सही है। यह धारणा कि आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगा ट्रिकल डाउन प्रभाव कहलाती है। आर्थिक विकास की यह स्ट्रेटजी यह मानती है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की उच्च वृद्धि दर गरीबी का निवारण कर लेगी। जीडीपी का नीचे की ओर धीरे धीरे रिसाव होगा जो गरीबों तक जाएगा, और यह स्ट्रेटजी जो है गरीबी पर प्रत्यक्ष आक्रमण ना करके परोक्ष रास्ता लेती है, और इस बात पर निर्भर करेगी कि आर्थिक विकास स्ट्रेटजी में रोजगार बहुल है या नहीं, क्योंकि रोजगार ही नीचे की ओर रिसाव लाने का इंजन कहा जाता है। अगला 62 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसने समृद्धि मॉडल में उद्यमी का योगदान निर्णायक होता है? तो यह जो है उद्यमी का योगदान जो है हैरल्ड शुम्पीटर के मॉडल में होता है, डी आंसर सही है। प्रोफेसर शुम्पीटर ने 1911 में अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ध्यान रखना है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक जो हैं शुम्पीटर हैं और 1911 में लिखी गई थी, में आर्थिक विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया। और शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास की प्रक्रिया असंगत, असतत एवं उच्चावच पूर्ण होती है, जो चक्रीय प्रवाह के रूप में आगे बढ़ती है, जिसमें साहसी, नवप्रवर्तन और वित्तीय संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साहसी या उद्यमी विकास प्रक्रिया के विश्लेषण का केंद्रीय तत्व है जो नवप्रवर्तन को प्रयोग में लाता है। तो इसलिए साहसी जो है या उद्यमी जो है शुम्पीटर के आर्थिक विकास मॉडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, तो इसलिए डी आंसर सही है। आर्थिक विकास का क्लासिकल सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो हस्तक्षेप नीति पर, पूंजी संचय पर। तो आर्थिक विकास का क्लासिकल सिद्धांत जो है वह हस्तक्षेप की नीति के साथ साथ पूंजी संचय पर भी बल देता है, इसलिए सही आंसर सी है। देखते हैं व्याख्या में क्या दिया गया है। व्याख्या में दिया गया है कि आर्थिक विकास का प्रतिष्ठित या क्लासिकल सिद्धांत
निम्न विशेषताओं पर आधारित है। क्या है? आर्थिक विकास एक संचयी प्रक्रिया है, पूंजी संचय आर्थिक विकास की कुंजी है, और हस्तक्षेप नीति प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र मुक्त व्यापार, पूर्ण प्रतियोगिता तथा अपने आप चलने वाली अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं जिसमें किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप न हो। इसके अलावा लाभ पूंजी निवेश का प्रमुख स्रोत है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार लाभ की प्रवृत्ति सदैव बढ़ने की नहीं होती है, क्योंकि पूंजीपतियों के बीच जब अधिक पूंजी संचय के लिए प्रतियोगिता बढ़ती है तो लाभ घटने लगता है। अगला प्रश्न है, व्यापार चक्र के 4 चरण हैं, इन चरणों के घटित होने का सही अनुक्रम बताइए। तो व्यापार चक्र के जो है चक्रों के घटित होने का सही अनुक्रम, पहले समृद्धि होगी तो समृद्धि मंदी, यह गलत है, सी तो गलत हो जाएगा, फिर समृद्धि, फिर उसके बाद हो जाएगा समृद्धि के बाद विस्तार आएगा, अवमंदन विस्तार, ए भी गलत हो गया, अवमंदन विस्तार, सी तो गलत ही था, और विस्तार, तो अवमंदन समृद्धि के बाद विस्तार आएगा, फिर विस्तार के बाद अवमंदन आएगा, मंदी, तो सी आंसर सही है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं जैसे रोजगार, आय, उत्पादन एवं कीमतों में तरंग की तरह चक्रीय उतार चढ़ाव आते हैं और इन्हीं उतार चढ़ावों को व्यापार चक्र कहा जाता है। और व्यापार चक्र के 4 चरण, समृद्धि जिसे रिकवरी कहा जाता है, विस्तार जिसे एक्सपेंशन कहा जाता है, और अवमंदन जिसे रिसेशन, और मंदी डिप्रेसिएशन कहा जाता है। तो व्यापार के 4 चरणों में समृद्धि, विस्तार, अवमंदन और मंदी है। समृद्धि, विस्तार, अवमंदन और मंदी है। अगला प्रश्न है, गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा। तो रेगनर नर्क्स द्वारा दी गई। रेगनर नर्क्स जो है यह संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं और गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा जो है रेगनर नर्क्स से संबंधित है। और नर्क्स ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में स्पष्ट किया, विकसित देशों में जो है बाधक शक्तियों का ऐसा वृत्तीय समूह जो एक दूसरे पर इस तरह से प्रतिक्रिया करता है कि वे एक निर्धन देश को निर्धनता की ओर ले जाते हैं। तो गरीबी के दुष्चक्र की बात रेगनर नर्क्स द्वारा की गई है, बी आंसर सही है, जिसमें इन्होंने मांग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष के माध्यम से निर्धनता के दुष्चक्र की बात स्पष्ट की। पूर्ति पक्ष के माध्यम से इन्होंने बताया कि कम वास्तविक आय अगर कम है तो कम उत्पादकता होगी, और कम उत्पादकता से कम विनियोग होगा, कम बचत होगी, और कम बचत जो है वह गरीबी को जन्म देगी। इसी प्रकार से मांग पक्ष में कम उत्पादकता, कम विनियोग की प्रेरणा से कम क्रय शक्ति होगी और कम वास्तविक आय हो जाएगी। अगला प्रश्न है 66 नंबर। 66 नंबर क्या है? सुमेलित करते हुए निम्न कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्रांतिक न्यूनतम प्रयास। तो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास जो है वह लेवेंस्टीन द्वारा दी गई अवधारणा है। छुरीधार समस्या हैरेट द्वारा दिया गया मॉडल है। असामयिक स्वर्णिक युग जो है स्वर्णिक युग की बात जो है आर एफ काहन द्वारा दी गई अवधारणा है। प्रबल धक्का सिद्धांत जो है यह रोडान द्वारा दी गई अवधारणा है। प्रबल धक्का सिद्धांत रोजेंस्टीन रोडान द्वारा दी गई अवधारणा है। तो 4 का मिलान हो जाएगा 2 से, 4 का मिलान 2 से किसमें? बी और ए में दिया गया है। 3 का मिलान हो जाएगा 3 से, 3 का मिलान 3 से हो जाएगा, मतलब स्वर्णिम युग की बात 3 का मिलान जो होगा वह 3 का मिलान हो जाएगा। असामयिक स्वर्णिम युग जो है काहन द्वारा दी गई, 3 का मिलान हो जाएगा 1 से, तो ए आंसर सही हो जाएगा। नीचे व्याख्या में दिया भी गया है। क्रांतिक न्यूनतम प्रयास लेवेंस्टीन द्वारा दी गई उदाहरणा है। छुरीधार समस्या हैरेट द्वारा दी गई उदाहरणा है। अमानक स्वर्णिम युग आर एफ काहन द्वारा दी गई उदाहरणा है। और प्रबल धक्का सिद्धांत तो रोजेंस्टीन रोडान द्वारा दी गई अवधारणा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री विकास के डिपेंडेंसी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो विकास के डिपेंडेंसी सिद्धांत के प्रतिपादकों में आंद्रे गुंथर फ्रैंक हैं और राल्फ फ्रेविस हैं। तो ए और बी सही है, ए और बी, डी ऑप्शन में दिया गया है। निर्भरता सिद्धांत के प्रतिपादक आंद्रे जी फ्रैंक, सामीर आमीन और राल्फ फ्रेविस को माना गया है।
तो डी आंसर सही है। अगला है 68 नंबर प्रश्न, यदि उपभोग वक्र मूल बिंदु से होकर खींचा जाता है तो इससे व्यक्त होता है कि, जब उपभोग वक्र मूल बिंदु से होकर खींचा जाता है तो इससे व्यक्त होता है कि उपभोग तथा आय समान है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति के बराबर होती है, या आय में वृद्धि के साथ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होती है, स्वायत्त उपभोग धनात्मक होता है। तो इसमें जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति के बराबर होती है, बी आंसर सही है। केन्स के अनुसार अल्पकाल में एपीसी एमपीसी से ज़्यादा होती है, लेकिन जब बाद में मोदिग्लियानी और फ्रीडमैन ने दीर्घकाल में एमपीसी व एपीसी को बराबर माना, जहां दीर्घकाल में आय उपभोग संबंध आनुपातिक होता है। अगला है 70 नंबर प्रश्न है, व्यापार चक्र का वास्तविक सिद्धांत यह कहता है कि व्यापार चक्र निम्न कारकों से होता है: पूर्ति आघात, समग्र मांग में वृद्धि, समग्र मांग में कमी, समग्र पूर्ति में कमी। तो व्यापार चक्र का वास्तविक सिद्धांत यह कहता है कि व्यापार चक्र जो है वह पूर्ति आघातों के द्वारा होता है, ए आंसर सही 70 नंबर प्रश्न में। वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत दर्शाता है कि व्यापार चक्र मुख्यतः वास्तविक अथवा पूर्ति पक्षी आघातों द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिनमें बहिर्जात व अंतः परिवर्तन पाए जाते हैं। वास्तविक व्यापार चक्र जो है 1980 के दशक में अमेरिकी नवक्लासिकीय विचारधारा से विकसित हुआ है, और वास्तविक व्यापार चक्र फिडलैंड और प्रेस्कोट, बेरोकिंग आदि के अनुसंधान का परिणाम है। अगला है, कौन सा कथन सत्य है? तटस्थता वक्र बाएं से दाएं की ओर ढालू होती है, तो यह कथन सत्य है। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है, यह भी सत्य है। तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, यह भी सत्य है। और तटस्थता वक्र दाएं से बाएं नहीं, बाएं से दाएं, तो चौथा गलत है, मतलब डी 4 गलत हैं। तो 1 2 3 सही है, मतलब ए बी और सी सही हैं। तो ए बी सी ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। तटस्थता वक्र की अगर विशेषताओं की बात करें तो परिभाषा की पहले बात कर लेते हैं। तो तटस्थता वक्र 2 या 2 से अधिक तटस्थता वक्र 2 वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करता है जो उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि प्राप्त करता है। 2 वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करता है तटस्थता वक्र जो उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि प्राप्त करता है। 2 वस्तुएं एक्स और वाई हो सकती हैं। और अगर विशेषताओं की बात करें तो तटस्थता वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है, तथा इसके अलावा तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, और 2 तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, और एक उच्च तटस्थता वक्र अपने से भिन्न तटस्थता वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, यदि अन्य बातें समान हों तो यदि उत्पादक के मौद्रिक परिव्यय में वृद्धि होती है तो उसका साम्य बिंदु परिवर्तित हो जाएगा। किधर परिवर्तित हो जाएगा? तो उसका साम्य बिंदु जो है एक ऊंचे समुत्पाद वक्र पर परिवर्तित हो जाएगा। क्या है? फिर से, यदि अन्य बातें समान हों तो यदि उत्पादक के मौद्रिक परिव्यय में वृद्धि होती है तो उसका साम्य बिंदु परिवर्तित हो जाएगा, एक ऊंचे समुत्पाद वक्र पर परिवर्तित हो जाएगा। ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है, कुल परिवर्तनशील लागत तथा कुल लागत के बीच की उदग्र दूरी बराबर होती है। तो कुल परिवर्तनशील लागत तथा कुल लागत के बीच की उदग्र दूरी जो है वह देखते हैं किसके बराबर होती है, वह कुल स्थिर लागत के बराबर होती है। तो बी आंसर सही है। कुल परिवर्तनशील लागत एवं कुल लागत के बीच की जो दूरी है वह स्थिर या कुल स्थिर लागत के बराबर होती है। बी आंसर सही है। अगला 74 नंबर प्रश्न है, जब सरकार अपनी राजस्व प्राप्तियों से अधिक खर्च करती है तो ऐसे आधिक्य को कहा जाता है। तो ऐसे आधिक्य को राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा सी में दिया गया है। राजस्व घाटा जो है, राजस्व घाटे का अर्थ राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के मध्य का अंतर है, और यह केंद्र सरकार के उधारों व देनदारियों में होने वाली वृद्धि को व्यक्त करता है, लेकिन इससे सरकार की परिस्थितियों में कोई वृद्धि नहीं होती। राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व प्राप्तियां जब कम हैं और राजस्व व्यय ज़्यादा होता है, तो राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो एडोल्फ वैगनर,
फिंडले सिराज, पिकॉक वाइजमैन। तो सिराज जो हैं वह सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बी आंसर सही। फिंडले सिराज जो है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं। फिंडले सिराज ने सार्वजनिक व्यय के नियमों की व्याख्या की जो अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति पर आधारित है। और फिंडले सिराज ने लाभ का नियम दिया, मितव्ययता का नियम दिया, स्वीकृति का नियम दिया और आधिक्य का नियम दिया है। अगला प्रश्न है 2019-20 के बजट अनुमानों के अनुसार निम्न में से कौन सा घाटा भारत की संघीय सरकार के संदर्भ में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम रहने की संभावना है। तो प्राथमिक घाटा हमेशा जो है न्यूनतम रहता है। डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 19-20 के बजट में इनमें से क्या प्रस्तावित नहीं है। तो 19-20 के बजट में मानक कटौती की सीमा को बढ़ाया गया है, प्रस्तावित नहीं है। मुद्रा तटस्थता एक ऐसी स्थिति को बताता है जिसमें ब्याज दर में वृद्धि के साथ बॉन्ड कीमतों में कमी आती है, या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के साथ बॉन्ड कीमतों में वृद्धि होती है, या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का कोई प्रभाव वास्तविक उत्पादन पर नहीं पड़ता है। तो मुद्रा पूर्ति का कोई प्रभाव वास्तविक उत्पादन पर नहीं पड़ता है। तो तटस्थ मुद्रा की तटस्थता एक ऐसी प्रक्रिया को बताती है जिसमें क्या होता है, जिसमें मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का कोई प्रभाव वास्तविक उत्पादन पर नहीं पड़ता है, जबकि मुद्रा के तटस्थ होने की स्थिति में यह केवल नॉमिनल चरों को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है 79 नंबर। भारत में मुद्रा आपूर्ति के तृतीय कार्यकारी ग्रुप के अनुसार M0 में सम्मिलित है। तो M0 में परिचालन में मुद्रा प्लस RBI के पास बैंकरों की मुद्रा प्लस RBI के पास अन्य जमाएं। तो ए आंसर सही है। ठीक। अगला प्रश्न है गुरलेसा के अनुसार करेंसी के विभिन्न स्थानापन्नों और वाणिज्यिक बैंक मांग जमाओं को निम्न में किसके अनुसार भिन्न भार निर्दिष्ट करने चाहिए। तो प्रतिस्थापन की उनकी कोटि, उनकी प्रतिस्थापिता की कोटि, मुद्रा बाजार में उनका हिस्सा और मुद्रा आपूर्ति में उनका हिस्सा। तो इसमें जो है मुद्रा उनके प्रतिस्थापन की कोटि सही आंसर है। अगला प्रश्न है 81 नंबर। क्या है, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में सूची फर्स्ट में दिए गए सिद्धांतों को सूची सेकंड में उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो आर्थिक समृद्धि की रूढ़िवृद्धि कारक, तो आर्थिक समृद्धि का रूढ़िवृद्धि कारक जो है एनकेल्डार द्वारा दिया गया। ए का मिलान हो जाएगा, मतलब एक का मिलान हो जाएगा एक से, बहिर्जात समृद्धि 2 का मिलान, बहिर्जात समृद्धि का मिलान हो जाएगा 16 से, और संचय का स्वर्णिम युग थर्ड का मिलान हो जाएगा थर्ड से। ES फ्लैप द्वारा इष्टतम समृद्धि टर्नपाइक जो है यह रेडनर तथा सेमुल्सन द्वारा दिया गया 4 का मिलान हो जाएगा 4 से। तो फर्स्ट का मिलान फर्स्ट से, सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें दिए गए ऑप्शनों में आर्थिक समृद्धि के रूढ़िबद्ध कारक एनकेल्डार, तो एक का मिलान एक से हो जाएगा एनकेल्डार किस में दिया गया है, फर्स्ट का मिलान सेकंड से हो जाएगा, बहिर्जात समृद्धि, तो बहिर्जात समृद्धि की बात जो है, बहिर्जात समृद्धि की बात 16 द्वारा की गई, सेकंड का मिलान फर्स्ट से हो जाएगा। इसके अलावा संचय का स्वर्णिम नियम गलत बता दिए थे, इसके पहले संचय का स्वर्णिम नियम ध्यान नहीं दिए थे। संचय का स्वर्णिम नियम जो है, तो संचय के स्वर्णिम नियम की बात फिलिप्स द्वारा की गई, तो थर्ड का मिलान फोर्थ से हो जाएगा, और थर्ड का मिलान फोर्थ से, तो बचा फोर्थ का मिलान थर्ड से, तो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत समृद्धि के कौन से निर्धारक की व्याख्या प्रदान करने की चेष्टा करता है जिसे सोलो मॉडल में स्पष्ट नहीं किया गया है। तो सोलो मॉडल में किसे समृद्धि को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका को स्पष्ट नहीं किया गया है। ए आंसर सही है, बाकी स्पष्ट नहीं किया गया, तो ये नहीं किया गया। बाकी तकनीकी प्रगति, श्रम समृद्धि और उपयुक्त सभी। तो क्या है व्याख्या में, अंतर्जात समृद्धि के निर्धारक की व्याख्या प्रदान करने की चेष्टा करता है जिसे सोलो मॉडल ने स्पष्ट किया है, और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की भूमिका 1980 के दशक में व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों के मध्य उत्पादन वृद्धि दरों को प्राप्त विषमता के शोषण करता है। अगला है श्रम की असीमित आपूर्ति से लेविस का अभिप्राय है। तो श्रम की असीमित आपूर्ति से लेविस का अभिप्राय जो है वह श्रम की मांग की अनंत लोच से है, श्रम की पूर्ति की अनंत लोच से है, या प्रचलित मजदूरी दर पर उपलब्ध अनंत
श्रम से है। तो श्रम की असीमित आपूर्ति का लेविस से अभिप्राय जो है वह प्रचलित मजदूरी दर पर उपलब्ध अनंत श्रम से है। और लेविस ने अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसे श्रम की असीमित आपूर्ति के नाम से जाना जाता है। और लेविस के अनुसार आर्थिक विकास संभव है यदि श्रम की असीमित आपूर्ति को निर्वाह क्षेत्र से हटाकर पूंजीवादी उन्नत क्षेत्रों में लगाया जाए, जिससे पूंजी संचय होगा और आर्थिक विकास होगा। अगला 84 नंबर प्रश्न है, एक विभेदात्मक एकाधिकारी उस बाजार में कम कीमत वसूलेगा जिसमें मांग की कीमत मांग की ज़्यादा हो, उसमें कम कीमत वसूलेगा। गिफिन विरोधाभास तब होता है जब आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में कम होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव के बराबर होता है, नकारात्मक एवं प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। तो डी आंसर सही, नकारात्मक। जब आय प्रभाव नकारात्मक होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, तब गिफिन विरोधाभास होता है। क्या व्याख्या में दिया गया है? गिफिन विरोधाभास की स्थिति में आय प्रभाव नकारात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव प्रतिस्थापन से अधिक होता है। अर्थात गिफिन विरोधाभास की स्थिति में कुछ वस्तुएं ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो, और ऐसी स्थिति में वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी कीमत में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। जहाँ कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है व कीमत घटने पर मांग घटती है। तो गिफिन वस्तुएं एक विशेष प्रकार की निकृष्ट वस्तुएं हैं जिनकी मांगी गई मात्रा तथा कीमतों में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। 86 नंबर, निम्नलिखित में से किस बाजार की अवस्था में फर्में उत्पादन तथा कीमत निर्णय में पारस्परिक रूप से निर्भर होती हैं? तो अल्पाधिकार में फर्में जो हैं उत्पादन एवं कीमत निर्धारण में पारस्परिक रूप से क्या होती हैं? निर्भर होती है। सी आंसर सही है। अगला है 87 नंबर प्रश्न, विकुंचित मांग वक्र सिद्धांत की व्याख्या करता है कि जब मांग दशाएं होती हैं कीमत डैश होती है। तो विकुंचित मांग वक्र सिद्धांत व्याख्या करता है कि जब मांग दशाएं परिवर्ती और कीमत जो हैं स्थिर होती हैं, जब मांग दशाएं परिवर्ती और कीमत स्थिर होती हैं तो विकुंचित सिद्धांत पाया जाता है। बी आंसर सही, विकुंचित मांग वक्र सिद्धांत व्याख्या करता है कि जब मांग दशाएं परिवर्ती होती हैं तब कीमत स्थिर होती है। विकुंचित मांग वक्र जो है मांग वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन पाल एम शिवजी ने किया। कीमत दृढ़ता अल्पाधिकार बाजार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है तथा अल्पाधिकार बाजार में मांग व लागत दशाएं परिवर्ती होने पर भी कीमत स्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बालरा के सामान्य संतुलन मॉडल में किसका उपयोग किया जाता है? तो बालरा के सामान्य संतुलन मॉडल में युगपत समीकरण का उपयोग किया जाता है। युगपत समीकरण सी में दिया गया, सी आंसर सही है। 89 नंबर प्रश्न, कैल्डार हिक्स क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अनुसार आर्थिक नीति में परिवर्तन से कल्याण बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो कैल्डार हिक्स क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अनुसार आर्थिक नीति में परिवर्तन से कल्याण बढ़ेगा यदि लाभार्थी हानिकारकों को उनकी हानि की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं और उसके बाद भी पहले से अच्छी स्थिति में अपने को पाते हैं। तो सही आंसर सी हो जाएगा कुल मिलाकर। बाकी 90 नंबर प्रश्न है, केन्स का उपभोग का नियम व्यक्त करता है कि उपभोग में वृद्धि प्रयोज्य आय में वृद्धि से कम होती है। तो केन्स का मनोवैज्ञानिक नियम व्यक्त करता है कि उपभोग में वृद्धि प्रयोज्य आय में वृद्धि से कम होती है। ये आंसर सही है। बी में क्या है? उपभोग में वृद्धि प्रयोज्य आय में वृद्धि से अधिक होती है। उपभोग में वृद्धि प्रयोज्य आय में वृद्धि के बराबर होती है। उपभोग जब लोग समृद्ध हो जाते हैं तो उपभोग बंद करते हैं। ये कहाँ है? केन्स का मनोवैज्ञानिक नियम व्यक्त करता है कि उपभोग में वृद्धि प्रयोज्य आय में वृद्धि से कम होती है। उपभोग में वृद्धि प्रयोज्य मतलब आय में वृद्धि जो है ज़्यादा होती है और उपभोग में वृद्धि कम होती है। सिंपल कहने का मतलब ये है। अगला प्रश्न है, जब सरकार पेट्रोल पर कर लगाती है तो इससे प्राप्त आय को नज़दीकी क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए उपयोग करती है। तो निम्न में से कौन सा कार्य किया जा रहा है? तो इसमें केवल आवंटन पुनर्वितरण, तो आवंटन और पुनर्वितरण का कार्य किया जा रहा है। सही आंसर डी हो जाएगा कुल मिला के। 92 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु जो उपभोग के संदर्भ में गैर प्रतिद्वंदी हो एवं अपवर्जन से जुड़ी हो तो उसे कहते हैं। गैर प्रतिद्वंदी हो मतलब प्रतिद्वंदिता ना हो और अपवर्जन भी ना हो, जुड़ी ना हो, तो उसे सार्वजनिक वस्तु पब्लिक या मेरिट वस्तु पब्लिक वस्तु कहा जाता है। यह प्रश्न इस पेपर में 2 बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यह विचार कि लोगों को सरकारी व्यय से प्राप्त लाभ के आधार पर कर देना चाहिए प्रतिपादित किया गया।
तो लाभ का सिद्धांत होगा, यह विचार के लोगों को सरकारी व्यय के आधार पर व्यय से प्राप्त लाभ के आधार पर कर देना चाहिए, प्रतिपादित किया गया। तो लाभ के सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला 94 नंबर प्रश्न है, ऊर्ध्व समता से तात्पर्य है। तो ऊर्ध्व समता से तात्पर्य क्या हो जाएगा, देखते हैं। ए, विभिन्न आय श्रेणी वाले करदाताओं से भिन्न कर की मात्रा वसूली जाती है। ठीक है, ऊर्ध्व समता का यही मतलब होता है कि विभिन्न आय श्रेणी वाले करदाताओं से भिन्न कर मात्रा वसूली जाती है। बी में क्या दिया है, विभिन्न आय श्रेणी वाले करदाताओं से समान कर मात्रा वसूली जाती है, गलत है। और सी में क्या दिया गया, विभिन्न आय श्रेणी वाले करदाताओं से कर की समान मात्रा वसूली जाती है, भी सही है। तो ऊर्ध्व समता से तात्पर्य है कि आय श्रेणियों वाले करदाताओं से भिन्न कर की मात्रा वसूली जाती है। और करारोपण के संदर्भ में दो दृष्टिकोण है, क्षैतिज समता और ऊर्ध्व समता। क्षैतिज समता के अंतर्गत समान आय वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किए जाते हैं, जबकि ऊर्ध्व समता के अंतर्गत अलग अलग आय समूहों के व्यक्तियों पर अलग अलग कर लगाया जाता है। ऊर्ध्व समता के अंतर्गत अलग अलग आय समूहों में अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग कर लगाया जाता है, जिससे अधिक आय वाले व्यक्ति अधिक कर देंगे और कम आय वाले व्यक्ति कम कर देंगे। अगला प्रश्न है, वे परिकल्पनाएं जो उपभोग तथा आय के बीच आनुपातिक संबंध को व्यक्त करती हैं। तो उपभोग तथा आय के बीच जो है आनुपातिक संबंध व्यक्त करने वाली परिकल्पना को सापेक्ष या जीवन चक्र परिकल्पना कहा जाता है। सी आंसर सही है। 95 96 स्थायी आय परिकल्पना के अनुसार सभी वृद्धियाँ स्थायी आय की बचा ली जाती हैं, अस्थायी आय की उपभोग कर ली जाती हैं। स्थायी आय की बचाई जाती हैं, स्थायी आय की उपभोग की जाती है, अस्थायी आय की बचा ली जाती हैं। डी आंसर सही है। अगला टोबिन के परिसंपत्ति मुद्रा मांग के सिद्धांत के अनुसार बाजार की वर्तमान उपज की वृद्धि। टोबिन के परिसंपत्ति मुद्रा मांग के सिद्धांत के अनुसार बाजार की वर्तमान उपज में वृद्धि का बांड तथा मुद्रा की मांगी गई मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बी में क्या दिया गया है, बांड तथा मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी तथा मुद्रा की मांगी गई मात्रा कम हो जाएगी। तो टोबिन के अनुसार यही होता है, बांड तथा बांड की मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी तथा मुद्रा की मांगी गई मात्रा कम हो जाएगी। बी आंसर सही है। अगला 98 नंबर प्रश्न है, यू आकृति नहीं हो सकता सिवाय। तो एएफसी औसत स्थिर लागत यू आकार की नहीं हो सकती है, बाकी एवीसी एसी और एमसी जो है यू आकार की हो सकती हैं। अगला 99 नंबर प्रश्न है, औसत आय, सीमांत आय तथा मांग की लोच के बीच संबंध। तो AR, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों सही हो जाएगा। AR बराबर होता है MR E-E/1 और AMR बराबर होता है AR E-1/E। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, सही आंसर ये है। अगला है समसीमांत उपयोगिता नियम बताता है। तो समसीमांत उपयोगिता नियम जो है MUX/PX बराबर MUY/PY, MUZ/PZ बराबर MUM। तो बी जो है समसीमांत उपयोगिता नियम को बताता है। समसीमांत उपयोगिता नियम की संस्थिति की स्थिति वहाँ प्राप्त होती है जहाँ विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा उनकी मूल्य का अनुपात परस्पर बराबर हो, इसलिए इस नियम को आनुपातिकता का नियम भी कहा जाता है। और आनुपातिकता नियम के अंतर्गत जो संतुलन होता है वहाँ MUX/PX बराबर MUY/PY, MUZ/PZ बराबर MUM हो जाएगा, जिसमें MUM जो है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को बताता है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने HPSC द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो पेपर था उस पेपर को सॉल्व किया। यह पेपर जो है आगामी जो टीचिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।